नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। पिछले कुछ सालों में आपने क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, डिजिटल एसेट्स और टोकनाइजेशन जैसे शब्द बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वह इन सभी चीजों से एक कदम आगे की है, क्योंकि अब डिजिटल एसेट्स केवल इंटरनेट की दुनिया तक सीमित नहीं रहे हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक्स, पेमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज को अपने सिस्टम में शामिल करना शुरू कर चुकी हैं। और यही वह मोमेंट है जहां से ग्लोबल फाइनेंस का फ्यूचर बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मास्टरकार्ड ने क्रिप्टो कंपनीज के साथ एक बड़ा पार्टनर प्रोग्राम क्यों शुरू किया है, CFTC और दूसरी एजेंसीज क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर क्या प्लान बना रही हैं, यूरोप में अपिया रोडमैप के जरिए टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्यों बनाया जा रहा है, DTCC जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज क्यों करना चाहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी डेवलपमेंट्स का पाई नेटवर्क पर क्या असर पड़ सकता है। क्या यह सब उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां डिजिटल करेंसीज और ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो पाई नेटवर्क के लिए इसका क्या मतलब होगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम केवल न्यूज नहीं देखेंगे बल्कि हर बात को डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके कि ग्लोबल फाइनेंस किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं डिजिटल एसेट्स का नया फेज क्या है। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स के नए फेज के बारे में। आइए इसे समझते हैं। कुछ साल पहले तक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लोग केवल एक्सपेरिमेंट मानते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि यह टेक्नोलॉजी केवल ट्रेडिंग के लिए है। कुछ लोग इसे स्पेकुलेशन मानते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलपर्स ने एक्सप्लोर किया, फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस बने, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डेफाई प्लेटफॉर्म्स आए। लेकिन अब जो फेज शुरू हुआ है वह उससे भी ज्यादा बड़ा है। अब डिजिटल एसेट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह बदलाव क्वाइटली हो रहा है। मतलब बहुत सारी कंपनीज इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही हैं, लेकिन आम लोगों को शायद इसका पता भी नहीं चल रहा। उदाहरण के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अगर आपने कभी किसी दूसरे देश में पैसा भेजा है तो आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में यह प्रोसेस स्लो और एक्सपेंसिव होता है। कभी कभी पैसे पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से यह काम कुछ सेकंड्स या मिनट्स में हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है बिजनेस टू बिजनेस मनी ट्रांसफर्स। कई कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों में काम करती हैं। उन्हें रोज लाखों करोड़ों डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। अगर यह ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होते हैं तो सेटलमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है एसेट सेटलमेंट। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में जब आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं तो सेटलमेंट प्रोसेस में कई इंटरमीडियरीज होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से यह पूरा प्रोसेस एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। इसीलिए अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिजिटल एसेट्स को सीरियस तरीके से लेने लगी हैं। अब यह केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात नहीं है, अब यह बात है हाउ मनी मूव्स ग्लोबली। मतलब दुनिया में पैसा किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसे कैसे ज्यादा फास्ट, इफिशिएंट और सिक्योर बनाया जा सकता है। और इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी पेमेंट कंपनीज इस फील्ड में उतर रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला टॉपिक, मास्टरकार्ड का क्रिप्टो पार्टनर प्रोग्राम। अब हम बात करने जा रहे हैं मास्टरकार्ड क्रिप्टो पार्टनर प्रोग्राम के बारे में। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मास्टरकार्ड दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनीज में से एक है।
हर दिन दुनिया भर में करोड़ों ट्रांजैक्शंस मास्टर कार्ड नेटवर्क के जरिए होते हैं। जब भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बहुत संभावना है कि वह ट्रांजैक्शन मास्टर कार्ड या वीजा नेटवर्क के जरिए प्रोसेस होता है। अब सोचिए, अगर ऐसी कंपनी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने लगे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। हाल ही में मास्टरकार्ड ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसका नाम है मास्टरकार्ड क्रिप्टो पार्टनर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद है क्रिप्टो नेटिव कंपनीज, पेमेंट प्रोवाइडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाना। इस प्रोग्राम में दुनिया की 85 से ज्यादा कंपनीज शामिल हो चुकी हैं। अब सवाल आता है, मास्टरकार्ड को ऐसा प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है फाइनेंशियल सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे डिजिटल एसेट्स ग्रो हो रहे हैं, वैसे वैसे ट्रेडिशनल पेमेंट कंपनीज को भी अपने सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ रहा है। मास्टरकार्ड यह समझ चुका है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल इकोसिस्टम में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का रोल बढ़ने वाला है। इसीलिए कंपनी अभी से इस इकोसिस्टम के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। इस पार्टनर प्रोग्राम का एक और इंपॉर्टेंट गोल है मीनिंगफुल डायलॉग, मतलब इंडस्ट्री के अलग अलग प्लेयर्स के बीच डिस्कशन और कोलैबोरेशन को बढ़ाना। क्योंकि अभी डिजिटल एसेट्स का मार्केट इवॉल्व हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई रेगुलेशंस बन रही हैं, नई बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं। ऐसे में कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वे मिलकर फ्यूचर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच सकें। मास्टरकार्ड का यह प्रोग्राम उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है। मास्टरकार्ड केवल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, वह एक्टिवली ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करना चाहता है जो रियल वर्ल्ड में काम करें, जैसे क्रिप्टो पेमेंट्स, डिजिटल एसेट सेटलमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। और अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो यह संकेत है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो वर्ल्ड धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पहले दोनों अलग अलग दुनिया की तरह थे, लेकिन अब कोलैबोरेशन शुरू हो चुका है। और यही ट्रेंड हमें आगे के टॉपिक्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केवल प्राइवेट कंपनीज ही नहीं बल्कि रेगुलेटर्स और सेंट्रल बैंक्स भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहां हम समझेंगे CFTC और रेगुलेटरी एजेंसीज क्रिप्टो इनोवेशन को किस तरह गाइड करना चाहती हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं CFTC और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि CFTC क्या है। CFTC का पूरा नाम है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। यह यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एजेंसी है। इस एजेंसी का काम है फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करना, खास तौर पर फ्यूचर्स मार्केट्स और डेरिवेटिव्स मार्केट्स को। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो मार्केट के बढ़ने के बाद CFTC की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल एसेट्स को कमोडिटीज की तरह देखा जा रहा है। अब हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। CFTC ने एक अपडेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब सवाल आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह का ऑफिशियल अग्रीमेंट होता है। यह अग्रीमेंट दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑपरेशन के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि दोनों एजेंसीज मिलकर काम करेंगी, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी और फ्यूचर पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करेंगी। इस केस में CFTC ने दूसरी रेगुलेटरी एजेंसी के साथ मिलकर यह अग्रीमेंट किया है। इस अग्रीमेंट का मेन पर्पस है लॉफुल इनोवेशन को सपोर्ट करना, मार्केट इंटेग्रिटी को मेंटेन करना और इन्वेस्टर्स तथा कस्टमर्स की प्रोटेक्शन करना। अब इन तीनों बातों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉफुल इनोवेशन के बारे में। इनोवेशन का मतलब है नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में इनोवेशन को कंप्लीटली फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर रेगुलेशन ना हो
तो फ्रॉड और स्कैम्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए रेगुलेटर्स का गोल यह होता है कि इनोवेशन भी हो और सेफ्टी भी बनी रहे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसी बैलेंस को बनाने के लिए किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मार्केट इंटेग्रिटी। मार्केट इंटेग्रिटी का मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट्स फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो और इन्वेस्टर्स को सही इंफॉर्मेशन मिले। क्रिप्टो मार्केट्स में पहले कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इसीलिए रेगुलेटर्स चाहते हैं कि जैसे जैसे डिजिटल एसेट्स ग्रो करें, वैसे वैसे मार्केट रूल्स भी मजबूत हों। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर आम लोग किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि सिस्टम सेफ है, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और कोई फ्रॉड होने की स्थिति में रेगुलेटर्स एक्शन लेंगे। इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का गोल है क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रो करना। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। कुछ साल पहले तक रेगुलेटर्स क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर कंफ्यूज थे। कई गवर्नमेंट्स अनश्योर थीं कि क्रिप्टो को बैन किया जाए या रेगुलेट किया जाए, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। अब रेगुलेटर्स समझ रहे हैं कि ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस टेक्नोलॉजी को सही फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करना ही बेहतर ऑप्शन है। इसीलिए हम दुनिया भर में नए रेगुलेशंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनते हुए देख रहे हैं और यही ट्रेंड आगे हमें यूरोप में भी देखने को मिलता है, जहां सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला टॉपिक। अब हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के अपिया रोड मैप के बारे में। यह रोड मैप आने वाले समय में फाइनेंशियल मार्केट्स को पूरी तरह बदल सकता है। तो आइए अगले हिस्से में इसे डिटेल में समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपिया रोड मैप के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि यह इनिशिएटिव आया कहां से है। यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है यूरो सिस्टम। यूरो सिस्टम में यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरो क्षेत्र के नेशनल सेंट्रल बैंक्स शामिल होते हैं। इनका काम होता है यूरोप के मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करना। अब इसी यूरो सिस्टम ने एक नई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च की है जिसका नाम है अपिया। अपिया का मेन गोल है यूरोप में एक टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टोकनाइजेशन क्या होती है। आइए इसे समझते हैं। टोकनाइजेशन का मतलब होता है किसी वास्तविक दुनिया की संपत्ति को डिजिटल टोकन के रूप में प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक है, कोई बॉन्ड है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई वित्तीय उपकरण है, तो उसे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डिजिटल टोकन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस एसेट का डिजिटल वर्जन ब्लॉकचेन पर मौजूद होगा और उस टोकन के पास वही ओनरशिप राइट्स और बेनिफिट्स होंगे जो ओरिजिनल एसेट के पास होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है एफिशिएंसी। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में एसेट लाइफ साइकिल के कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे इशुएंस, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, कस्टडी, सर्विसिंग। इन सभी प्रोसेस में अलग अलग इंटरमीडियरीज होते हैं। लेकिन अगर एसेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर टोकन के रूप में मौजूद है तो इन सभी स्टेप्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे प्रोसेस फास्ट हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। इसीलिए दुनिया भर के वित्तीय संस्थान टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT वह टेक्नोलॉजी है जिस पर ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम काम करते हैं। DLT का मूल विचार यह है कि लेन देन रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में नहीं बल्कि नेटवर्क के कई कंप्यूटरों पर संग्रहीत होते हैं। इससे सिस्टम अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाता है।
कोई एकल प्राधिकरण पूरी प्रणाली को नियंत्रित नहीं करता है और ट्रांजैक्शंस को नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स वेरीफाई करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ब्लॉकचेन सिस्टम्स ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं। मतलब लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं होती। सिस्टम खुद ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूरोप अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है और यही काम अपिया रोड मैप के जरिए किया जा रहा है। अब समझते हैं अपिया रोड मैप का मेन विजन क्या है। यूरो सिस्टम का कहना है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल मार्केट्स टोकनाइज्ड हो सकते हैं। मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल टोकन्स के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रखा गया है और वह प्रिंसिपल है सेंट्रल बैंक मनी का रोल। यूरो सिस्टम ने साफ कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद सेंट्रल बैंक मनी फाइनेंशियल सिस्टम का एंकर बना रहेगा। मतलब चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स कितने भी डिजिटल क्यों ना हो जाएं, लेकिन सेटलमेंट के लिए सेंट्रल बैंक मनी का रोल बना रहेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक मनी को सबसे सेफ फॉर्म ऑफ मनी माना जाता है। इसीलिए अपिया इनिशिएटिव का गोल है टोकनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स को बिल्ड करना, लेकिन सेंट्रल बैंक मनी को सिस्टम के सेंटर में रखना। अब बात करते हैं पॉन्टेस इनिशिएटिव के बारे में। अपिया रोडमैप के साथ साथ यूरो सिस्टम एक और इनिशिएटिव पर काम कर रहा है जिसका नाम है पॉन्टेस। पॉन्टेस एक डीएलटी बेस्ड सॉल्यूशन है जो सेंट्रल बैंक मनी सेटलमेंट को एनेबल करेगा। इसका लॉन्च प्लान किया गया है। 2026 के तीसरे तिमाही में पॉन्टेस का काम होगा। डीएलटी आधारित लेनदेन के लिए केंद्रीय बैंक धन निपटान प्रदान करना। मतलब अगर भविष्य में वित्तीय लेनदेन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होने लगते हैं तो पॉन्टेस सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि निपटान सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से हो। दूसरी तरफ अपिया इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म विजन पर काम करेगा। मतलब यह एक्सप्लोर करेगा कि टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम को किस तरह डिजाइन किया जाए और यह रोडमैप 2028 तक डेवलप किया जाएगा। अब समझते हैं अपिया रोडमैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है वित्तीय बाजार एकीकरण। अगर यूरोप में साझा डीएलटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो अलग अलग बाजारों के बीच एकीकरण बढ़ सकता है। दूसरी वजह है नवाचार। टोकनाइजेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से नए वित्तीय उत्पाद और सेवाएं विकसित किए जा सकते हैं। तीसरी वजह है रणनीतिक स्वायत्तता। यूरोप चाहता है कि उसका वित्तीय तंत्र तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने। इसीलिए वह टोकनकृत वित्तीय बुनियादी ढांचे पर काम कर रहा है और अगर यह पहल सफल होती है तो यह वैश्विक वित्तीय तंत्र के भविष्य को आकार दे सकता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा निजी कंपनियां क्या कर रही हैं, नियामक क्या योजना बना रहे हैं और केंद्रीय बैंक क्या दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वह इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय बुनियादी ढांचा कंपनियां भी वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को टोकन करने की तैयारी कर रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला टॉपिक। अब हम बात करेंगे डीटीसीसी टोकनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में और यह डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो आइए अगले हिस्से में इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में 3 बहुत बड़े टॉपिक्स समझे। पहला, डिजिटल एसेट्स का नया फेज और ग्लोबल फाइनेंस में उनका रोल। दूसरा, मास्टरकार्ड का क्रिप्टो पार्टनर प्रोग्राम और ट्रेडिशनल फाइनेंस का क्रिप्टो वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेशन। तीसरा, यूरोप का अपिया रोडमैप और टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम का विजन। लेकिन अब हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वह इन सबको एक साथ जोड़ देता है, क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी डिजिटल एसेट्स और टोकनाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा
चुकी है और इस कंपनी का नाम है DTCC। अब आइए समझते हैं DTCC क्या है और यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम बात कर रहे हैं DTCC के बारे में। DTCC का पूरा नाम है डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन। यह दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। DTCC का काम है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना। मतलब जब स्टॉक्स, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है तो उनके सेटलमेंट और क्लियरिंग का काम DTCC जैसे इंस्टीट्यूशंस करते हैं। DTCC पिछले 50 साल से फाइनेंशियल मार्केट्स की बैकबोन की तरह काम कर रहा है। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के ब्रोकर, डीलर्स, बैंक्स, एसेट मैनेजर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में DTCC की सब्सिडियरीज ने लगभग 3.7 क्वाड्रिलियन डॉलर्स के सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। यह नंबर इतना बड़ा है कि इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में DTCC का कितना बड़ा रोल है। इसके अलावा DTCC की डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास लगभग 99 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा सिक्योरिटीज कस्टडी में है। मतलब दुनिया के फाइनेंशियल एसेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा DTCC इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मैनेज होता है। अब जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन की बात करती है तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं DTCC टोकनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में। हाल ही में DTCC की सब्सिडियरी जिसका नाम है डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी यानी DTC, उसे यूनाइटेड स्टेट्स की रेगुलेटरी एजेंसी SEC से एक इंपॉर्टेंट अप्रूवल मिला है। SEC का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। SEC ने DTC को एक नो एक्शन लेटर दिया है। अब सवाल आता है, नो एक्शन लेटर क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो नो एक्शन लेटर का मतलब है कि रेगुलेटर किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। मतलब कंपनी को उस एक्टिविटी को टेस्ट करने और इंप्लीमेंट करने की अनुमति मिल जाती है। इस केस में SEC ने DTC को अनुमति दी है कि वह रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करने की सर्विस शुरू कर सके। यह सर्विस कंट्रोल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लॉन्च की जाएगी और इसका रोल आउट प्लान किया गया है 2026 के दूसरे हिस्से में। अब समझते हैं कि रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशन क्या होता है। रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी RWA का मतलब है ऐसे एसेट्स जो फिजिकल या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड में मौजूद हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी सिक्योरिटीज, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब अगर इन संपत्तियों को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डिजिटल टोकन के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसे कहा जाता है रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकेनाइजेशन। DTCC का प्लान है कि वह ऐसे संपत्तियों को टोकन करे जो पहले से DTC कस्टडी में मौजूद हैं। इन संपत्तियों में शामिल हो सकते हैं रसेल 1000 इंडेक्स की कंपनियों के स्टॉक, मेजर इंडेक्स को ट्रैक करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बॉन्ड और ट्रेजरी नोट्स। मतलब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरणों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब सवाल आता है, इसका फायदा क्या होगा? टोकनाइजेशन के कई बड़े लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ है संपार्श्विक गतिशीलता। मतलब परिसंपत्तियों को अलग अलग बाजारों और न्यायालयों में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा लाभ है 24 घंटे ट्रेडिंग। पारंपरिक बाजारों में ट्रेडिंग विशिष्ट घंटों में होती है, लेकिन ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम में एसेट्स को किसी भी समय ट्रेड किया जा सकता है। तीसरा लाभ है प्रोग्रामेबल एसेट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से एसेट्स के ट्रांसफर और सेटलमेंट को ऑटोमेट किया जा सकता है। चौथा लाभ है दक्षता। बिचौलिए कम हो जाते हैं, लागत कम हो जाती है और सेटलमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टोकेनाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट्स में रेवोल्यूशन ला सकती है। अब समझते हैं DTCC इस इनिशिएटिव को कैसे इंप्लीमेंट करेगा। DTCC का टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क
उसके कंपोजर एक्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑपरेट करेगा। इस सिस्टम का गोल है ट्रेडिशनल फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम्स के बीच लिक्विडिटी क्रिएट करना, मतलब ट्रैडफाई और डीफाई को कनेक्ट करना। अगर यह मॉडल सक्सेसफुल होता है तो फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा इंक्लूसिव और एफिशिएंट बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह इनिशिएटिव इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया जाएगा, मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और रेगुलेटर्स मिलकर इस इकोसिस्टम को बिल्ड करेंगे। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, और शायद यही सवाल आपके मन में भी होगा। जब दुनिया की बड़ी कंपनीज, पेमेंट नेटवर्क्स, रेगुलेटर्स, सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस सभी ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका पाई नेटवर्क के फ्यूचर पर क्या असर हो सकता है? आइए इसे समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क के भविष्य के प्रभाव के बारे में। दोस्तों, पाई नेटवर्क का विजन शुरू से ही यह रहा है कि डिजिटल करेंसी को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। पाई नेटवर्क का फोकस केवल ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि एक इकोसिस्टम बनाना है जहां डिजिटल करेंसी रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो सके। अब अगर हम आज की पूरी वीडियो के डेवलपमेंट्स को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहला पैटर्न, ट्रेडिशनल फाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहा है। दूसरा पैटर्न, नियामक डिजिटल एसेट्स के लिए ढांचे बना रहे हैं। तीसरा पैटर्न, सेंट्रल बैंकों के टोकन युक्त वित्तीय सिस्टम पर काम कर रहे हैं। चौथा पैटर्न, वित्तीय बुनियादी ढांचा कंपनियां वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को टोकन करने की तैयारी कर रही हैं, मतलब वैश्विक वित्तीय प्रणाली धीरे धीरे डिजिटल दिशा में विकसित हो रही है। अगर भविष्य में डिजिटल संपत्ति और टोकन युक्त बाजार मुख्यधारा बनते हैं तो ब्लॉकचेन आधारित पारिस्थितिक तंत्र के लिए अवसर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, पाई नेटवर्क की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका इकोसिस्टम कितना मजबूत बनता है, उसके वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले कितने व्यावहारिक होते हैं और उसकी तकनीक वैश्विक मानकों के साथ कितनी संगत होती है। अगर पाई नेटवर्क इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान कर पाता है तो भविष्य में डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने की संभावना बन सकती है। अब वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी तरह टोकनाइज्ड हो सकते हैं? क्या ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स को इससे फायदा मिल सकता है? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको आज की यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल फाइनेंस का यह बदलाव हम सभी की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।